हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को इसे देखने के लिए जुड़े रहिए। हम देख रहे होते हैं जहाँ पे झनक बोलती है बस जल्द से जल्द एडमिशन हो जाओ, मैं कॉलेज जाऊँ। तभी उसकी सखी आगे कहती है, झनक बिटिया हम तो बहुत ही खुश हैं, जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगी हम लोग कितने गर्व से वो करेंगे, तुम्हारे पास गाड़ी बंगला सब होगा। तभी दामू मामा बोलते सही बात है, और हम जनक बिटिया का कार ऐसे खोल के स्वागत करेंगे, जब भी गाँव में आएगी उसकी बड़ी गाड़ी, सब लोग सारे छोटे बच्चे उसके पीछे भागेंगे, हम लोग भी भागेंगे। तभी झनक बोलती दाऊ मामा क्या आप भी, क्या पता मेरे पास गाड़ी हो या ना हो, मैं बस से आऊँगी ट्रेन से आऊँगी कुछ पता नहीं। तभी दामू बोलते अरे ऐसे थोड़ी होगा बेटिया, तुम इतने बड़े डॉक्टर बनोगे कि तुम्हारे पास गाड़ी बंगला दिखना सब कुछ होगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तभी सखी काकी बोलती है तो क्या ना, और मैं तो चाहती हूँ ये सब चीज़ रहे उस शहरी बाबू के परिवार को दिखाने के लिए। जब तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ा था तब तक हम खुश थे, लेकिन जब से सच का पता चला है तब से हमें लगता है कि उनको दिखाऊंगी, उनके सामने तुम्हारा उठना बैठना होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि सकेगा कि मैं यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा का सपना और अपने गांव वालों के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते क्या लगता है तुमको प्रिंसिपल अपनी बात मानेगा? अर्शी बोलती उसे माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेगा तो उससे भी हाई प्रोफाइल का लोगों को मैं जानती हूँ। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है अनिरुद्ध, अगर वो लड़की जाग गई और उसने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम ही उसके बाबा होना, तो फिर क्या करेंगे? तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं उसका बाबा कैसे हो सकता हूँ, बिकॉज उसने कह दिया इसलिए। तभी अर्शी बोलती है तुम भूल गए हो, तुम ही झनक का पक्ष लेते थे, तुम बोलते थे तुम्हारी झनक कभी झूठ नहीं बोलती। वो झनक जिसकी वजह से तुम लड़ जाते थे वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती ना कि वो लड़की के बाबा तुम हो। मुझे तो नहीं लगता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कुछ ऐसा सच है जो तुम बता नहीं रहे हो अभी भी। तभी झनक बोलती सकेगा कि और जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ दो। तभी यहाँ पे सखी आके बोलती आज जो सिग्नेचर के लिए हमें उसके घर जाना पड़ा अच्छा नहीं लगा, और ख़ास करके वो शहरी बाबू अनिरुद्ध बाबू उसको देख के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज जिसको साइन करना चाहिए था वो पीछे हट गया, जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी बिछड़ गया। बाबा बनने का भी एक एक तरफ का भी पॉइंट से कुछ भी नहीं निभाया, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि हम उसको जानते ही नहीं। अनिरुद्ध बाबू को जानते थे, जब वो नूतन से मिलने आता था बड़ी बड़ी बातें करता था, और देखो क्या कर दिया है। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कि सकेगा कि मुझे उसको बाबा मानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे इंसान को मैं बाबा नहीं मान सकती हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अर्शी सच में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता, जब भी मैंने कह दिया वो लड़की मेरी बेटी नहीं है तो नहीं है। अरे मैं जब कुछ कह रहा हूँ तो किसी प्रूफ पे किसी बेसिस पे कह रहा हूँ, मेरे और उसके बीच कुछ हुआ ही नहीं, तो बेटी कहाँ से आएगी? मैं सच बता रहा हूँ, वो परासर की बेटी है, और नूतन झनक ने सोचा होगा लाइफ सेट करके जाए, लेकिन ये सब जो भी है वो सब गलत है। तभी झनक बोलती है कि नहीं दामू मामा, मैं ऐसा मत सोचिए मैं चुप बैठूंगी, पर एक दिन ज़रूर आएगा जब वो मेरे सामने आके खड़े होंगे और वो बोलेंगे बिटिया मान जाओ, तब नहीं मानूंगी। तभी बेल बजता है। दामू बोलते रुको मैं देख के आता हूँ कौन होगा इतनी रात को। झनक जैसे ही ऋषि को देखती शौक हो जाती, बोलती शहरी बाबू इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तभी ऋषि बोलता मैं आप लोग के लिए कुछ खाना लेके आया, सोचा गुजर रहा था तो आ जाओ। तभी अर्शी बोलती अच्छा सीरियसली, नहीं तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगी? तुम उस दिन का इंतज़ार करो, अगर उस लड़की ने सच्चाई ला दी और तुम सच में उसके बाबा निकल गए ना तो अपना सोचो। तभी अनिरुद्ध बोलता है उस दिन फिर तुम सोचो अर्शी, मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है? तभी अर्शी बोलती मुझे क्या, मुझे तो खुशी होगी, इनफैक्ट मैं जब ये सच जान रही हूँ तो मुझे तो डेफिनेटली, लेकिन इन सब चक्कर में मत भूल जाना कि मेरी अदिति यानी मोन का तुम हक छीन लेना। वैसे भी झनक तुम्हारी पहली वाइफ थी, मैं तो दूसरी वाइफ हूँ ना, तो पहली वाइफ के बच्चे का पहला हक तो ऐसा ना हो कि उसकी बेटी का ही हो जाए। वैसे भी वो औरत भी काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी, अपना ही नाम अपनी बेटी को दे दिया, ऐसे कौन करता है सीरियसली सच में। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम पागल हो क्या, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है मोन और अदिति, और मेरी सारी प्रॉपर्टी अगर कुछ किसी के भी नाम होगी तो अदिति के नाम होगी, दैट्स इट। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम कहना चाहते हो इसलिए हम लोग यकीन कर ले, इसलिए हम मान ले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि देखो अर्शी, अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। जब भी मैंने बोल दिया वो लड़की मेरी बेटी नहीं है, दैट मीन्स नहीं है, और मैं उसे कभी अपनी बेटी मान भी नहीं सकता हूँ। मेरा रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत मिलाने की कोशिश की गई, बट अब इनफ इज़ इनफ, ठीक है? तभी वहाँ पे अनिरुद्ध को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि जहाँ पे हम फैक्ट्री डाल रहे थे किसी और ने क्लेम कर दिया कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, वो प्रॉपर्टी तो हमने अभी ली थी ना, खरीदी थी। तभी बोलता है कि सर आप आके देख लीजिए। अनिरुद्ध बोलता है मुझे जाना पड़ेगा, मेरे लैंड का यानी बिजनेस का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ये कह के वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू और इंदुमती साथ में बैठे हुए रहते हैं।
और वो बात कर रहे होते तभी अचानक एक फ़ोन आता है जहाँ पे जेठू बार बार हेलो हेलो कर रहे होते और आवाज़ नहीं आती है और फ़ोन अचानक से कट जाता है। जेठू को लगता है कि जैसे मानो धृतमान का कॉल हो और तभी यहाँ पे वो बोलती है आप कॉल लगाइए ना वापस, किसका होगा देखिए। तभी जेठू बोलते हैं अरे उसने कॉल लगा के कुछ नहीं बोला तो फिर मैं क्या बोलूँ। तभी इंदु बोलती है अरे ऐसे थोड़ी होता, हो सकता है आवाज़ ना आ रही हो, ज़रा कॉल तो लगाइए। तभी यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप पे वो धृतमान पढ़ते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि ये नंबर तो धृतमान के नाम से जैसे रजिस्टर्ड है। तभी यहाँ पे इंदु बोलते हैं कि एक बार कॉल तो लगा के देखिए ना आप। उसके बाद यहाँ पे जेठू जो होते हैं यानी चौथे मुनि जी जो होते हैं वो मान जाते हैं इंदुमती की बात और बोलते ठीक है और वो कॉल लगा देते हैं। तभी वो बोलता है हेलो सर, क्या आप धृतमान जी के पापा बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे बोलते हैं जेठू हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्यों क्या हो। तभी बोलते हैं कि धृतमान जी का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, उनके लिए एक लोन एलिजिबल हुआ है, आई थिंक आप वो लोन लेना चाहेंगे क्या। तभी यहाँ पे वो जेठू बोल देते हैं सॉरी बेटा पर तुमने पूछा उसके लिए थैंक यू। तभी पुतुल वहाँ आ जाती, कहती है क्या हुआ बाबा और माँ, आप लोग ऐसे अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, मुझे बताओ। तभी यहाँ पे माँ बताती है कि बेटा एक कॉल आया था बैंक लोन से, हमें लगा वो धृतमान का कॉल है और इसलिए हम मैं और बाबा तेरे खुश हो गए और अभी ऐसे उदास हो गए। तभी पुतुल दीदी बोलती है कि बाबा प्लीज़ आप ऐसे उदास मत होइए और हिम्मत मत हारिए, देखिए एक दिन ज़रूर दादा आएंगे। तभी यहाँ पे इंदु बोलती कितना इंतज़ार करूँ, 1% 2% या फिर बूढ़े हो जाएंगे, बस इसी सोच में लगे रहते कि कब आएगा और अभी तक नहीं आया है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती माँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, देखना दादा हम हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, एक दिन ज़रूर आएंगे, वो अपने माँ बाबा को नहीं भूल सकते, मेरा मन जानता है। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है पता नहीं क्या हमने किया था, अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा देखने का हमने क्या सपना देखा था और किस तरह से हम देख रहे हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्यों क्या हुआ, मैं यहाँ पे आया अच्छा नहीं लगा। तभी झनक बोलती है ये क्या बात हुई शरी बाबू, आप चाहे जहाँ भी आ जाएंगे, आपको पता है ना आपका यहाँ पे आना ठीक नहीं है, आप अगर यहाँ पे आएंगे तो घर पे आपके सवाल मचेगा। तभी ऋषि बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे सिर्फ खाना लेके आया था आप लोग के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे सखी आके बोलती है हमें खाना नहीं खाना, हमारे पास चूड़ा है हम वो खा लेंगे। तभी ऋषि बोलता है उससे पेट थोड़ी भरेगा, मैंने आपसे ढाबे के लिए खाना लाया है और प्लीज़ आप खा लीजिए, मैं तो उसे वापस भी नहीं लेके जा सकता। तभी यहाँ पे सखी आके बोलती सही बोल रहे हो, वापस नहीं लेके जा सकते, वैसे तुम्हारे घर वालों ने कितनी बेइज्जती की मेरी झनक बिटिया की और हमारी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखिए सॉरी अगर बेइज्जती हुई है, लेकिन मैं सबका मुंह नहीं पकड़ सकता, ना ही मैं सबको बोलने से रोक सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर सकता हूँ और मैं वही कह रहा हूँ। आप लोग मेरे मेहमान हैं, अगर आप थोड़ा बहुत खा लेंगे तो उसमें कुछ नहीं हो जाएगा, एज ए इंसानियत के नाते मैं आप लोग को ऑफ़र कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग मुझे अभी भी गुनहगार समझते हैं तो आप समझिए। आज तभी हम देखते कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जहाँ पे हॉस्टल ऑडिटर्स जो होते हैं काउंसलर वो बताते हैं कि झनक निहार को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए इस कॉलेज में। तभी वहाँ के 2-3 टीचर्स इस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं और बोलते हैं सर ऐसा क्यों, कोई वैलिड रीज़न दिखाइए, वो लड़की बहुत ही पिछड़े गाँव से आती है, बहुत ही पिछड़े कास्ट से आती है, समझो उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में, अगर वो लड़की इस कॉलेज से पढ़कर कुछ बड़ा नाम करेगी, रेपुटेशन हासिल करेगी तो सच में हमारा भी नाम होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे वो ऑडिटर जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे पता है कि उस लड़की के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत बड़ी सिंपैथी और होनी भी चाहिए, बट वो लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती। बस आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि उनके अलावा भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसका शहर में कोई नहीं, उसकी लड़की का शहर में रिश्तेदार है, वो उनके यहाँ भी रह सकती है। तभी वहाँ पे टीचर बोलती है सर रिश्तेदार हो या ना हो, जब हमारे पास हॉस्टल है हम दे सकते हैं तो फिर हम ऐसे बातें क्यों करें। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो अब मैं तुमको बार बार एक ही चीज़ के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है, इट्स अ हाई प्रोफाइल केस और हम मुझे ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है, आई थिंक आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और अच्छा यही होगा कि झनक निहार अगर इसमें एडमिशन ना ले। तभी यहाँ पे दामू भी भड़कने लगते हैं और सखी आके बोलती है शादी बाबू तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारी वजह से जो हमारी झनक बिटिया का नुकसान हो कोई नहीं समझेगा, वैसे सोच छोड़ो अभी आप दामाद बाबू नहीं रहे पर गलती से बोल दिया। तभी झनक बोलती सखी काकी बस शांत हो जाओ, दामू मामा आप भी, सरे बाबू मुझे पता है इसमें आपकी कोई नो गलती नहीं है और उल्टा आपने हमारी बहुत ही मदद की है, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही गलत टाइम पर पहुँच गई थी, अगर मेरा एडमिशन का इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं कभी भी आपके घर पर नहीं आती। तभी ऋषि बोलता है कमॉन झनक ये सब बातें तुम क्यों बोल रही हो। झनक बोलती है शरी बाबू एक बात और, कभी भी 2 नाव में रह के सवार नहीं किया जा सकता, हमेशा एक नाव में ही पैर रख के सवार किया जा सकता है और आपने ऑलरेडी एक नाव में पैर रख दिया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से कुछ और सोचना भी चाहिए। तभी यहाँ पर टीचर बोलती ठीक है अगर सर आपने इतना डिसाइड कर लिया है उस मेहनती बच्चे को कॉलेज से निकालने के लिए तो मैं इतना बड़ा अन्याय तो नहीं सह सकती, मैं आज ही अपना
रेजिग्नेशन पेपर डाल दूँगी। तब ये बोलते हैं जैसे कि आपकी मर्ज़ी। जब भी मैं बोल्ड हार्ट से हाई प्रोफाइल केस और मैं आप लोग के साथ ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता, तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा कि कितना हाई प्रोफाइल केस है। और वो लड़की चली जाएगी, अपने गाँव के आसपास रहेगी, तो इसमें क्या गलत रहेगा? वो अपने गाँव के पास से आ जा सकती है। तब ये दूसरी टीचर बोलती सर पर मैं आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इंदु बोलती है पुतुल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है अनिरव के बारे में। तभी यहाँ पे पुतुल भड़क जाती है, बोलती माँ प्लीज़ मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप यही बोलेंगी ना मैं उसके साथ रिश्ता बना लूँ, मैं उसके साथ चली जाऊँ, पर प्लीज़ मैं ये नहीं कर सकती। क्या आप भूल गई हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया था, वो भी शादी के रात? अगर मान लीजिए बाबा से आपकी नई नई शादी हुई रहती और आपको कुछ ऐसा पता चलता है कि आप बाबा को माफ़ करती? अरे चलिए छोड़िए तब की बात, अगर आज पता चले तो? माँ मुझसे नहीं होगा। आप लोग जिस बात के लिए मुझे फ़ोर्स कर रहे हो मुझे सब समझ में आता है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। आपको मैं ये बातें कैसे बताऊँ? तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अरे बेटा तू अपनी माँ की बातें तो सुन ले पहले। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती नहीं बाबा मुझे कोई बातें नहीं सुननी है, आप लोग मेरी बातें सुनिए। अगर आप लोग को लगता है मैं घर पे बोझ हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते पहले अपनी माँ की बात तो सुन बेटा शांत दिमाग से, उसके बाद जो फैसला लेना हो ले, ठीक है? तभी इंदु बोलती देखो बेटा हम तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं बात करें, हम चाहते हैं कि तुम्हारा और अनिरव का डिवोर्स हो जाए। तभी पुतुल बोलती सच में माँ? बोलती हाँ मैं नहीं चाहती बेटा तुम एक ऐसे रिश्ते में फंसी रहो, और वैसे भी इतने सालों में ना वो तुम्हें कभी आया अपनाने ना लेने आए, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते दोनों लोग। अपने रिश्ते को लेके आगे बढ़ो बेटा, और यही सही रहेगा। कब तक एक ही जगह पे रहेंगे? तभी पुतुल बोलती है देखो बाबा मैं अगर डाइवोर्स लूँगी तो मुझे एक वकील हायर करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे, और मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग का और भी पैसा मुझ पर लगे। इसलिए मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती हूँ, और जो करना रहेगा वो मैं खुद करूँगी। मैं अपना डाइवोर्स खुद फाइल करूँगी, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं कर लूँगी। तभी यहाँ पे जेठू बोलते देखो बेटा बात पैसे की नहीं, ये करना बहुत ज़रूरी है। पर पुतुल जो होते हो बिना बात सुने वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सखी काकी बोलते हो सहरी बाबू आपकी वजह से झनक बिटिया ने ना जाने क्या क्या कुछ नहीं सहा है, आपकी बीवी अदिति हमेशा बेइज्जती करती रहती है। तभी ऋषि बोलता है आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं हमेशा हर चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता, आपको भी पता है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है। और वैसे झनक मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और सब कुछ अचीव करो जो तुम चाहते। तभी आपसे कह के बोलती है सहरी बाबू नमस्कार, आपने जितना भी हेल्प किया उसके लिए धन्यवाद, और हम ज़रूर इस चीज़ को लौटा देंगे जो भी आपने हमारी मदद की है। आज रात के एपिसोड में देखने वाले जहाँ पे झनक जो होती है वह एक अपना मुद्दा उठाती है कि 18 साल के लोगों को लोकल गार्जियन की क्यों ज़रूरत है। यह देख के तो सीएम का दिमाग गर्म हो उठता है, और सीएम को कॉल जाता है कि इस लड़की को तुरंत मेरी केबिन पे भेजो। देखते हैं आज रात के एपिसोड में क्या होगा। ऐसे ही बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।